So Jai Hind to all of you. My name is Atul Dhiman and welcome to this Abhipedia platform powered by Abhimanyu IAS. और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है फॉर ऑल दोज डिफेंस एस्पिरेंट्स जो CAPF और CDS की तैयारी कर रहे हैं. तो ऐसी कौन सी 5 मिस्टेक्स हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं while you are preparing for these examination. क्लियर? तो देखिए बहुत सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो को बनाने का कि एक तरफ तो मेरे पीछे खड़े हैं हमारे जो जेंटलमैन कैडेट्स हैं पासिंग आउट फ्रॉम द IMA और OTA एकेडमीज, और एक तरफ है हमारे पास यही जेंटलमैन कैडेट्स जो आगे जाके ऑपरेशंस करने वाले हैं. यहां पे हमारे पास CRPF के कोबरा कमांडो है, तो इनके पास है हथियार. अब ये जो हथियार है ये एकदम इंश्योर करते हैं कि हम जब ऑपरेशंस पे जा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि कहीं हथियार में 19-20 का फर्क पड़ जाए. तो ये 100% इंश्योर करते हैं कि भैया हथियार जो है सबसे ज्यादा क्लियर होना चाहिए, सबसे ज्यादा एकदम रेडी होना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, नहीं तो हमारा ऑपरेशन जो है वो खराब हो सकता है. ठीक है, और वही चीज जो है आपको अंडरस्टैंड करनी है कि आपका जो हथियार है while you are preparing for these examination, your हथियार is your syllabus, your previous year questions, your strategy. ये आपका हथियार है और आपको जो है इस हथियार को एकदम इसको हार्ट एंड सोल की तरह इसको अपने पास रखना है और इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है. कोई यहां से नहीं पकड़ना है, कोई सोर्स यहां से नहीं पकड़ना है, क्योंकि आज के टाइम पे मार्केट फ्लड्स है, मार्केट में फ्लडिंग आ रखी है मटेरियल्स की. कोई यहां से मिल जाता है, कोई यहां से मिल जाता है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा हमारी प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ता है और टाइम ज्यादा लग जाता है और इसकी वजह से हम लोग मेरिट लिस्ट में भी नहीं आ पाते हैं. क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है, हमने वो एजेस की बात करनी है, वो एजेस जो आपको आगे जाके CAPF AC या CDS में क्लियर कराएगा. ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दिस इज व्हाट हु आई एम. मतलब आई हैव क्लियर्ड द CDS एग्जामिनेशन 6 टाइम्स इन अ रो. उसके बाद 8 बार मैंने SSB दी है और 2 बार मैंने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का इंटरव्यू दिया है, अपीयर किया है फॉर ये मेरा जो फिजिकल एग्जामिनेशन हुआ था तो उस टाइम की मेरी लास्ट फोटो है. मतलब आई वाज वेल प्रिपेयर्ड, मतलब एकदम वेट सब कुछ एकदम कैटेगरी के अंदर था. सो ये उस टाइम का फोटो है जब मैं क्लियर कर गया था अपना फिजिकल एग्जामिनेशन, और ये उस टाइम की फोटो है जब मैं अपना CAPF का इंटरव्यू दे रहा था. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस. अब मैं आपको बताता हूं कि पहला पॉइंट क्या है, जो पहली मिस्टेक है जो स्टूडेंट कर देता है, दैट इज वो ये सोच लेता है कि यार इट डज नॉट रिक्वायर स्पेसिफिक प्रिपरेशन. मैं बताता हूं आपको आजकल के क्या एक ट्रेंड चल पड़ा है कि आज अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट है. ठीक है, अब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो यहां कहीं पे आपका CAPF का आपका निकल जाएगा, यहां पे CDS का निकल जाएगा. तो बोला जाता है कि यार सिविल सर्विसेज की कर लो, आपका CAPF भी निकल जाएगा, आपका CDS भी निकल जाएगा. बट आप एक चीज अंडरस्टैंड कीजिए कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए आपको 1 साल तो किताबें पूरी की पूरी पढ़नी पड़ेंगी. उसके आगे जो है और भी कई सारा प्रोसेस होता है जो कि आपको रिक्वायर नहीं है. इफ यू आर डिफेंस एस्पिरेंट, आपको सिविल सर्विसेज की जरूरत नहीं है. आपको क्या करना है, आपको वो चीजें पकड़नी है जो एक्चुअली में CAPF CDS में आती हैं. आपको कोई जरूरत नहीं है कि मुझे नितिन सिंघानिया पढ़नी है, आपको कोई जरूरत नहीं है कि शंकर IAS पढ़नी है, आपको कोई जरूरत नहीं है कि विजन वगैरह की किताबें पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो, वो 90 पेजेस की महीने की पूरी एनालिटिकल मैगजीन्स होती हैं वो पढ़िए. दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. व्हाट इज रिक्वायर्ड वो आगे हम लोग बात करेंगे, व्हाट इज रिक्वायर्ड, बट दीज आर नॉट रिक्वायर्ड. क्योंकि यार इनको पढ़ने के लिए ही 1-1.5 महीना तो ऐसे वेस्ट हो जाता है. ऊपर से बोला जाता है न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए. बिल्कुल न्यूज़पेपर बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर हम लोग एग्जाम को क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो दैट इज नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड, दैट इज नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड. वो बात अलग है कि SSB में या अपने इंटरव्यूज में न्यूज़पेपर का ही कंटेंट पूछा जाता है वहां पे, लेकिन वो हम लोग कर सकते हैं प्रिपेयर, वो हम लोग कर सकते हैं प्रिपेयर आफ्टर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन. ठीक है, सो इट डज नॉट रिक्वायर स्पेसिफिक प्रिपरेशन, इट इज वेरी बिग मिथ.
ये आपको नहीं कमिट करनी है, आपको स्पेसिफिक प्रिपरेशन करनी है। आपको कहां पे जाना है, आपको एनसीईआरटीज में घुसना है, एनसीईआरटीज में देखना है कि भैया एनसीईआरटीज से कैसे कैसे सवाल पूछ लेते हैं। हमारी एक एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है हिस्ट्री की, एक पार्ट मैंने उसमें अपलोड कर दिया है, आप उसको देखिएगा। 2020 के एग्जैक्टली क्वेश्चंस और एग्जैक्टली आंसर्स कहां से, एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। और ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड आपने एनालाइज कब से होना शुरू हुआ है, वो 2018 से शुरू हुआ है। सीडीएस में भी, सीएपीएफ में भी एनसीईआरटीज पढ़नी है आपने। करंट अफेयर पे इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, मुश्किल से 20-25 पेजेस पढ़ने हैं करंट अफेयर के एक महीने के, ठीक है। तो स्पेसिफिक प्रिपरेशन की तो भैया बहुत जरूरत है। अगर आपने इसको 4 महीने या फिर 6 महीने के अंदर क्लियर करना है, क्योंकि हमें पता है एज अ डिफेंस एस्पिरेंट वी ऑल नो दैट एसएसबी इज ऑल्सो अ बिग गेम। एसएसबी भी एक बहुत बड़ी चीज है, उसको भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द फिजिकल एंड मेडिकल ऑल्सो फॉर सीएपीएफ एंड इंटरव्यू टू, उसके लिए भी तो टाइम चाहिए। तो वो चीज के लिए हमें स्पेसिफिक प्रिपरेशन करनी है 4 महीने या 6 महीने के अंदर। क्लियर हो रहा है? तो पहली चीज तो ये। अब दूसरी चीज क्या है कि ओवर एम्फसाइजिंग ऑन पेपर 2 और पेपर 1 पे हम लोग ऐसे ही उसको गो विद द फ्लो चलता रहता है कि यार वो तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन पेपर 2 तो हमारे को चाहिए। अब पेपर 2 में क्या है, पेपर 2 में आजकल बहुत सारी मार्केट में टेस्ट सीरीज लॉन्च हो जाती है स्टार्टिंग से ही, कि आपने कुछ पढ़ा भी नहीं है या थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, उसी के ड्यूरेशन में पेपर 2 के लिए टेस्ट सीरीज ली जा रही है। उसमें फिर आपका चेक हो रहा है, फिर आप डिमोरलाइज हो रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको उस टॉपिक का कंटेंट इतना अच्छे से नहीं पता, या आपको थोड़ा बहुत पता भी है तो यू आर टेकिंग लॉट ऑफ टाइम। सो बहुत सिंपल सी चीज है पेपर 2 के लिए, बहुत सिंपल। आपको 2 चीजें चाहिए। देखिए, पहली चीज तो है आपका कंटेंट, और दूसरा आता है फ्लो ऑफ कंटेंट। कि जैसे आपने कंटेंट तो तैयार कर लिया, ठीक है, आपने कंटेंट तैयार कर लिया, बट उसको लिखने की जो प्रैक्टिस है वो भी इंपॉर्टेंट है। आपके इधर तो है, लेकिन आप जब लिख रहे हो तो कितने टाइम के अंदर लिख रहे हो और कैसे लिख रहे हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। तो आपने, सिंपल चीज है कि अगर आपने पहले कभी तैयारी नहीं की है या थोड़ा बहुत आपने तैयारी की भी हुई है, तो आपने क्या करना है कि आपके पास 4 महीने हैं, 4 मंथ्स है, तो आप एक सिंपल काम कीजिए कि 1 महीना या 1.5 महीने के लिए आप कंटेंट बिल्डअप कीजिए। कंटेंट कैसे बनेगा? पेपर 1 से बनेगा। पेपर 1 में ऐसे सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके पेपर 2 में आने वाले हैं, ठीक है। आपका जो जनरल स्टडीज पेपर 2 का भी हिस्सा है, ठीक है। तो आपको पेपर 1 के ऊपर जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, अपना इकोनॉमिक्स है, वो सारे जो टॉपिक्स हैं, करंट अफेयर्स हैं, वो सारे टॉपिक्स जो हैं यू हैव टू वेल वर्स विद देम। एटलीस्ट 1 महीना दीजिए फॉर ओनली फॉर पेपर 1, मतलब पेपर 1 के लिए। फिर उसके बाद पेपर 2 की हार्डकोर प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। गिव टाइम टू योरसेल्फ। एक आंसर नहीं लिखना है कि हाँ यार एक आंसर लिख दिया और उसको 20-25 मिनट में निपटा दिया एक आंसर को, दैट इज इट। नहीं, ऐसे नहीं करना है। तरीका क्या है कि कम से कम आप 2 घंटे का पेपर दीजिए, 2 घंटे का पेपर दीजिए पेपर 2। बट ये भी तब होना चाहिए, 2 घंटे का मतलब आप कम से कम ऐसे लिख लीजिए, आर्ग्यूमेंट लिख लीजिए और रिपोर्ट लिख लीजिए। और बाकी जो है, बाकी दैट इज नॉट कि उसमें फ्लो की जरूरत नहीं है, उसमें तो सिर्फ आपको ये है कि आपको आता है ग्रामर का ये हिस्सा आता है, गुड। अगर नहीं आता तो लीव इट, ठीक है। बट 2 घंटे के अंदर ये चीज की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, ये ही आपने प्रैक्टिस करनी है। वो डेली जो एक आंसर लिख के 20-25 मिनट में, वो फायदेमंद नहीं है, क्योंकि एग्जैजरेशन तब होती है जब आप 1.5 घंटा लिखना शुरू कर देते हो और उसके बाद का टाइम फिर फील होता है कि यार छोड़ देते हैं ये। बट उस टाइम पे आपको पकड़ के रखना है, तो वो 2 घंटे का टाइम जो है वो आपने पकड़ के रखना है, ठीक है। तो पेपर 2 जो है वो आप 1-1.5 महीने तक बिल्कुल मत करो। आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि मैं उसके पेपर 2 के लिए थोड़े थोड़े पॉइंट्स बना लेता हूं। जैसे 1.5 महीने तक आप ऐसे कर सकते हो कि यू कैन रेफर ऑल दोज गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में आप पढ़ सकते हो या उसके नोट्स बना लो। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था तो उस टाइम पे मैं मेरे पास हर
पर्टिकुलर एस्पेक्ट के, हर पर्टिकुलर पॉइंट के मेरे पास वो गवर्नमेंट स्कीम्स आ जाती है, यूथ से रिलेटेड, अपना फीमेल्स के रिगार्डिंग, एजुकेशन, हेल्थ, सिटी, अफोर्डेबल सिटीज के ऊपर। तो हर कंटेंट के ऊपर मेरे पास कुछ ना कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स होती थी। अब ये चीज क्या है, ये चीज आपके एसे में हेल्प करेगी, ये चीज आपके आर्गुमेंट पे हेल्प करेगी। तो गवर्नमेंट स्कीम्स की तैयारी कर लो उसी के टाइम, एक महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर। आप एसडीजीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कहीं पर भी फिट कर दो, कंक्लूजन में यूज कर लो, ठीक है, कंक्लूजन में यूज कर लो। जहां पर भी हेल्थ की बात आ रही है, एजुकेशन की बात आ रही है, अफोर्डेबल सिटीज की बात आ रही है, क्लाइमेट चेंज की बात आ रही है, वहां पे एसडीजीज का यूज हो सकता है, ठीक है, तो वो प्रिपेयर कर लो। साथ ही साथ आप इस ड्यूरेशन में कोट्स जो है वो आप प्रिपेयर कर सकते हो, कोट्स कि किसने क्या पर्टिकुलर, किसने क्या चीजें बोली, है ना, तो वो आप 1-1.5 महीने के अंदर प्रिपेयर कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, यू कैन स्टडी केस स्टडीज, क्योंकि केस स्टडीज क्या है, ये बहुत ही कम यूज करते हैं, या ये आपको अलग कर देता है, स्टैंड अपार्ट कर देता है बाकी कैंडिडेट से जो कि आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। कि आपने एक ऐसे में तो आपने यू यूज कोट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, एसडीजी, दूसरे में आपने केस स्टडी शुरू कर दी, फार्मर्स सुसाइड के ऊपर एक पर्टिकुलर केस स्टडी यूज कर ली स्टार्टिंग में ही, ठीक है। तो केस स्टडी आप पढ़ सकते हो। यू कैन स्टडी अबाउट, आप टॉपर्स की जो एसए की कॉपीज होती हैं, टॉपर्स मतलब जो सिविल सर्विसेज के टॉपर्स हैं, उनके आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पढ़ सकते हो। इतना आप कर सकते हो कि वो लोग इंट्रोडक्शन कंक्लूजन किस हिसाब से वो यूज करते हैं, ठीक है, तो वो आप रेडीमेड इंट्रोडक्शन कंक्लूजन भी यूज कर सकते हो। क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से पेपर 2 इमीडिएटली तैयारी करना कि हाँ मैं शुरू कर देता हूं, दैट इज नॉट वेरी गुड आइडिया, दैट इज नॉट वेरी गुड आइडिया, ठीक है। सो पेपर 2 पहले पेपर 1 की तैयारी कीजिए। पेपर 2 इज फुल ऑफ सब्जेक्टिविटी। पेपर 1 में आपके ऊपर है, पेपर 1 में 140 मार लीजिए, पेपर सीएपीएफ पेपर 1 में आप यू आर गुड टू गो। आप पेपर 2 में 70 भी मार लेंगे, 75 भी मार लेंगे, देन फिर भी देयर विल बी नॉट अ बिग डील, कोई ज्यादा इतना इशू होने वाला नहीं है, ठीक है। आप मेरिट लिस्ट में अच्छा आ सकते हैं अगर आप, इफ यू स्कोर गुड मार्क्स इन द इंटरव्यूज टू। क्लियर हो गया? अब नाउ नेक्स्ट इज एम्फसाइजिंग टू मच ऑन करंट अफेयर्स। तो देखो करंट अफेयर आप पीवाईक्यूज को एनालिसिस कीजिए, यू विल रियलाइज कि यार एक एक लाइन का करंट अफेयर आता है, जो मैंने पहले भी बोला कि पर्सन इज न्यूज, प्लेसेस इन न्यूज, ट्रॉफीज, मेडल्स, और क्या चीजें आती हैं, कोई दादा साहेब फाल्के अवार्ड आ गया, तो एक लाइन का करंट आएगा, एक 1 2 3 4, दीज आर द 4 ऑब्जेक्टिव, दोज मतलब व्हाट वी कॉल कि ये 4 चॉइसेस आएंगी, इसमें से एक करेक्ट करना है। दिस इज करंट अफेयर पैटर्न ऑन डिफेंस एग्जाम्स, क्योंकि यूपीएससी भी सेग्रीगेट कर रहा है, यूपीएससी भी देख रहा है कि यार अगर वैसे सिविल सर्विसेज वाला करंट अफेयर इसमें भी डाल दिया तो कहीं ना कहीं वो वाले स्टूडेंट्स भी यहां पे आ जाएंगे। वो भी चाह रहा है कि जो डिफेंस एस्पिरेंट है वो इस तरीके से तैयारी करेगा तो उसको हम लोग ले पाएंगे एग्जाम के थ्रू, क्योंकि ये पैटर्न थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए मैक्सिमम 20 से 25 पेजेस की मैगजीन जो होगी, जो हमारे पोर्टल में भी है, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उसको पढ़िए, उसको देखिए कि उसमें करंट अफेयर पूछे जाते हैं, वहां से पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम हमारे जो देखिए 10 से 12 क्वेश्चन ही आए थे 2020 के एग्जाम्स में, 10 से 12 सवाल ही आए थे, लेकिन वो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया था। बट उससे पहले 20 से 25, 25 से 30 इस तरीके से सवाल आते रहते थे करंट अफेयर के रिलेटेड। तो आपको क्या करना है, आपको मिनिमम 6 महीने की मैगजीन जो है वो पढ़ लेनी है, ये 20-20 पेजेस वाली। और ये 20-20 पेजेस वाली मिनिमम 6 महीने की मैगजीन आप जब पढ़ लेंगे, उसको बार बार रिवाइज कर लेंगे, यू आर गुड टू गो विद दी करंट अफेयर्स। कोई इतना हेक्टिक नहीं लेना है कि यार मैं 6 महीने के न्यूज़पेपर्स पढ़ लेता हूं, विजन की मैगजीन पढ़ लेता हूं या प्रतियोगिता दर्पण पढ़ लेता हूं। नो नीड टू डू दीज थिंग्स। इवन इफ यू आर सिविल एस्पिरेंट्स, अगर आप इसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से ही स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा,
क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट इज करंट अफेयर पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब देखिए इनिशियली क्या है, कैंडिडेट क्या करता है कि वो मार्केट में देख लेता है कि यार यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिल रही है, 500 की मिल रही है, 5000 की मिल रही है, लेट्स बाय इट, क्योंकि इससे मेरा प्रैक्टिस होता रहेगा। लेकिन वो आप याद रखिए कि वो जो टेस्ट सीरीज है वो भी तो किसी ने बनाई हुई है। अब यूपीएससी की जो टेस्ट सीरीज है वो कौन सी है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो अगर आप फॉलो कर लेते हैं, यू आर गोइंग टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। क्यों? क्योंकि देखिए सीडीएस के एग्जाम्स के लगभग आपको 3500 क्वेश्चंस मिल जाएंगे एकदम यूपीएससी वाले, मतलब यूपीएससी नहीं 3500 क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स हैं। एनडीए के आपको 1500 क्वेश्चंस मिनिमम मिल जाएंगे, ठीक है, और यही आप लगा लीजिए सीएपीएफ के, तो लगभग 3500-4000 क्वेश्चंस आपके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं जो कि यूपीएससी ने ऑलरेडी सेट कर रखे हैं। आप उनको कोशिश कीजिए, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, रादर देन कि हाँ मैं कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेता हूं, वो आपका एक्स्ट्रा बर्डन होता जाएगा और जो एक्चुअल जो चीज है वो आप नहीं कर पाएंगे। कि प्रीवियस क्वेश्चंस मेरे को फॉलो करने थे, लेकिन क्योंकि वहां से सवाल आते हैं। अब देखिए बड़ा सिंपल सा सवाल है कि ये सवाल आ गया कि प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के ऊपर सवाल आया था। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के ऊपर सवाल आया था इन 2016 इन सीएपीएफ के ऊपर के अंदर। तो उसी टाइम पे सीडीएस में भी इसी से रिलेटेड सवाल आया था, ठीक है। फिर एक सवाल आया था सीडीएस में कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से रिलेटेड, तो उसके बाद सीएपीएफ में भी ऐसा ही कुछ सवाल आ गया था। तो पीवाईक्यूज जो है आप एनालाइज कर लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि यार इस बार यूपीएससी का ट्रेंड ये वाला भी है, और मेरे पास ऑलरेडी पीवाईक्यूज को पढ़ के मेरे पास अच्छा खासा जो है एक माइंडसेट फ्रेम हो चुका है कि यूपीएससी क्या चाहती है। यूपीएससी इतने टफ क्वेश्चंस को डाल के वो ये नहीं दिखाना चाहती कि दे आर मास्टर्स, वो ये भी देखना चाहती है कि इसने पीवाईक्यूज चेक किए हैं कि नहीं किए, कि इतना टफ क्वेश्चन डाल दिया है हमने तो उसमें हमारा इंटेंशन क्या है कि उसमें आंसर बहुत इजी होगा, आंसर एक बहुत ही एक छोटा सा ट्रिक होगा उसके अंदर और वो आप आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर हो रहा है? ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज मेंटल एबिलिटी। अब मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स एंड एलआर जो है वो सीएपीएफ के अंदर आता है। वैसे अपने सीडीएस में तो इसका अलग ही पोर्शन होता है और उसमें अगर आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो आपके सीडीएस में क्लियर करने के चांसेस बहुत अच्छे बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन सीएपीएफ के अंदर क्या होता है, 25 क्वेश्चन आते हैं। 25 क्वेश्चन आते हैं दो एस्पेक्ट से, एक होता है लॉजिकल रीजनिंग और दूसरा कौन सा होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांट, ठीक है। अब ये जो 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन इंटू 2 तो ये होते हैं 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। अब 250 में से 50 मार्क्स आपके मेंटल एबिलिटी के आ रहे हैं। तो अब आप ये अंडरस्टैंड कीजिए कि अगर आप 4 महीने की अब तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप हर दिन 1-1 घंटा 1.5 घंटा अगर आप इस सेक्शन को दे देंगे तो आई कैन गारंटी यू कि यू विल बी एबल टू स्कोर 50 में से तो कम से कम 40 प्लस तो आपके आएंगे ही आएंगे। और बाकी जो 200 मार्क्स का पेपर रह गया उसमें से आप अगर ऊपर ओवरऑल स्टडीज भी कर लेंगे कि मैं हर एस्पेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता हूं तो उसमें कम से कम 90-100 आपके 50% तो आने ही चाहिए और आ सकते हैं। तो आप देखिए कि 50, 100 प्लस 40 मार्क्स आप 140 का स्कोर कर लेंगे। और अगर 140 का स्कोर कर लिया तो आप प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, आई विल इंश्योर यू कि आपका फिजिकल, मेडिकल और इंटरव्यूज जो है यू विल बी एबल टू क्लियर इट, यू विल बी एबल टू क्लियर इट, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज है कि मेंटल एबिलिटी के ऊपर स्टूडेंट जनरली नहीं इंपॉर्टेंस देते हैं, कि बोलते हैं कि हम लोग इसको एंड मोमेंट पे कर लेंगे, या हमारा मैथ्स ऑलरेडी बहुत अच्छा है, लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छी है, हमने तो बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स को क्लियर किया हुआ है। बट ये वाला मैथमेटिक्स भी आप देखोगे, इनके भी पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे तो यू विल रियलाइज कि कुछ ना कुछ इसमें भी सीखने समझने की जरूरत है। अंडरस्टैंड दिस, ओके। तो मेंटल एबिलिटी जो है वो अगर आप डेली 1 ना 1 घंटा देते जाते हैं तो बहुत अच्छा स्कोप बन सकता है आपका अच्छा मार्क्स लाने का, अच्छे मार्क्स लाने का। क्लियर हो गया? सो मेंटल एबिलिटी आपने अंडरस्टैंड करना है। अगर सपोज कि किसी बच्चे का मेंटल एबिलिटी मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग इतना अच्छा नहीं है
तो उसको हमें कहीं ना कहीं से तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा कि इतना अच्छा नहीं है कि मान लीजिए 50 सवाल है तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हैं चीजें इस एस्पेक्ट्स में, तो अगर आप 20 से 25 लेकर आते हैं, आप PYQ सॉल्व कीजिए 20 से 25 आते हैं, देन ऑल्सो यू आर गुड टू गो। वाई यू आर गुड टू गो, आई टेल यू। हमें देखिए, हमें इसके साथ इसको कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट कैसे करना पड़ेगा, वो एज को पकड़ना पड़ेगा। एज कहां से आएगी, एज आएगी साइंस की +1 एंड +2 की किताब। अब आप बोलेंगे कि हम लोग तो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से है, हम लोग तो कॉमर्स बैकग्राउंड से है, हमने कभी इतना साइंस पढ़ा नहीं, और इतना ज्यादा हेक्टिक जो साइंस का पूरा पैटर्न है, तो ये कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल बी ब्रिंगिंग अ सीरीज जो साइंस से रिलेटेड होगी। कौन कौन से टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो नॉट फ्रॉम दी मेडिकल बैकग्राउंड और PCM से मैं भी नहीं था, बट आई हैव डन दिस साइंस +1 एंड +2, आई हैव डन दिस, एंड इसी वजह से आपका स्कोर भी राइज करेगा उन लोगों के कंपैरेटिवली जो जर्नलाइज तैयारी कर रहे हैं। तो यहां से आप सप्लीमेंट कर सकते हैं, यहां से आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं मेंटल एबिलिटी के पोर्शन को। समझ रहे हैं आप, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपने अंडरस्टैंड करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट आज का जो वीडियो है, ये मैं बताना चाहता था कि नाउ डेज इट इज ऑल अबाउट द एजेस। एज है जहां पे आपको वो एज पकड़नी है, वो कॉर्नर्स पकड़ने हैं जहां से आपके आंसर्स, जहां से आपके मार्क्स आप खींच सकते हैं, और वहीं से फिर आगे जाके आपको मेरिट लिस्ट में अल्टीमेट जो चीज है वो मेरिट लिस्ट में नाम आना है। और वो मेरिट लिस्ट में नाम तभी आएगा जब वो एजेस आप पकड़ेंगे। ठीक है, सो वो एजेस पकड़ने के लिए आपको अपनी स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छे से फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी कि मैं जो सिलेबस है मैं उसको पकड़ूंगा। जैसे हथियार होता है एक फौजी का, वैसे ही ये स्ट्रैटेजी है जो आपने पकड़ के रखनी है। क्लियर हो गया। सो इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन गो टू आवर पोर्टल, वहां पे आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। वी कैन हैव एक प्रॉपर हम लोग कम्युनिकेशन करेंगे एंड वील स्ट्रैटेजाइज कि किस तरीके से आप अच्छे से अच्छी एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, ताकि आपका जो अल्टीमेट लक्ष्य है दैट इज टू वेयर दैट ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म, वो आप पूरा कर पाए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। जय हिंद, थैंक यू।